हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं ताकि आप अपनी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात उनसे कर सकें। इसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 021-111-000-105 पर। और अगर आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहें तो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए और हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और आप हमें 8881 पर सेंड कर दीजिए। सामीन, शो का ये दूसरा घंटा आगा खान की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड डोनेशन और उसकी अहमियत, यानी खून देने की क्या अहमियत है। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद हसन, सीनियर इंस्ट्रक्टर हेमाटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। सामीन, जैसे आप जानते हैं कि खून देने की अहमियत बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ऑर्गन डोनेशन किया जाए, और यकीनन ये डोनेट करने वाला सबसे आसान ऑर्गन है। अगर मैं एक छोटा सा हवाला दूँ कि सूर्य मायदा की आयत है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, यकीनन उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि खून देने की कितनी अहमियत है। आज डॉक्टर मोहम्मद हसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे सबसे पहले सवाल करेंगे। वेलकम टू माय शो डॉक्टर हसन। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हसन, मैं ये जानना चाहूँगी हमारे सामीन कि खून की अहमियत पे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले आगे डोनेशन पे भी बात करेंगे कि खून हमारे जिस्म में कितना होना चाहिए, कितना ज़रूरी है खून होना, इसकी अहमियत के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो खून हमारे जिस्म का एक बहुत अहम जुज़ है और इसके जो है वो मुख्तलिफ़ आप समझ लें इसके हिस्से हैं जिनका अपना अपना फ़ंक्शन है, अपना अपना काम है। सबसे पहले इसमें कुछ खुलियात होते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, और उनमें एक तो सुर्ख ज़रात हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। उनका काम जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को ऑक्सीजन पहुँचाना और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लाना है। इसके अलावा प्लेटलेट्स का नाम सबने सुना हुआ होगा। उनका काम खून को जो है वो अगर कोई चोट लग जाए या कोई और को कट लग जाए तो उसकी वजह से जो खून बहता है उसको रोकने का उनका काम होता है। इसके अलावा सफ़ेद ज़रात होते हैं जिनको वाइट सेल्स कहते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से रोकते हैं। इसके अलावा खून के अंदर कुछ एक प्लाज्मा पार्ट होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स होते हैं जो कि अगेन उनके मुख्तलिफ़ काम होते हैं, जैसे खून को जमाना या खून को जमने से रोकना। तो ये सारे उसके काम हैं। तो खून बहुत ज़रूरी है और जिस्म में जितनी भी सर्कुलेशन होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, वो खून के ब्लड के ज़रिए ही होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर हसन, जैसे कहा जाता है कि हमारे जिस्म में खून की मकदार तकरीबन हमारे वज़न का तकरीबन 7% है, और अगर हम एक सेहतमंद इंसान की बात करें तो 60 किलो में तकरीबन उसके अंदर 4.8 लीटर तक खून बिल्कुल, मौजूद होता बिल्कुल। है। अच्छा डॉक्टर हसन, एक नॉर्मल इंसान का होमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, एक सेहतमंद इंसान का, अगर हम मेल फीमेल और बच्चों सबकी बात करें तो? अच्छा, इसमें बिल्कुल आपने सही बोला कि इसमें जो है वो फ़र्क पड़ता है, एक तो इंसान की उम्र से और दूसरे उसकी थोड़ी जेंडर से ही फ़र्क पड़ता है। तो जो एक बालिग़ मर्द होता है या आप कह लें मेल, उसके अंदर जो है वो तकरीबन हीमोग्लोबिन 13.5 से 16.5 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह ख़वातीन में जो है वो 11 से तकरीबन 13 साढ़े 13 तक जो है वो नॉर्मल होता ठीक है। है। जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे होते हैं, जो पैदाइश के टाइम उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, 19-20 ग्राम पर डेसीलीटर के करीब होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है फिर वो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आती रहती है, तो वो हर एज के हिसाब से उसके मुख्तलिफ जो है वो कट ऑफ्स होते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, ब्लड ग्रुप्स की भी अगर हम बात करें तो यकीनन बहुत सारे लोग हमारा शो सुन रहे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने ब्लड ग्रुप्स पता ही नहीं होते। ठीक है, कोई भी ऐसा मेजर हादसा अगर पेश आ जाए तो उनको नहीं पता होता कि उनका क्या ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप जानना कितना ज़रूरी है और इसका क्या तरीक़ेकार होता है, हमें कब ये बात ज़रूर पता करनी चाहिए कि हमारे पास ऐसी, हमारे वॉलेट में या हमारी कोई ऐसी निशानदेही हो हमारे पास कि जिस पे लिखा हुआ हो कि यही आपका ब्लड ग्रुप है। वैसे तो एनआईसी और उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, लेकिन क्या वो काफ़ी है कि उस पर लिखा हुआ है जी अगर बी पॉजिटिव है शनाख्ती कार्ड के ऊपर या लाइसेंस के ऊपर तो वही आपका ग्रुप होगा, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको कार्ड इशू करती है। इसके ऊपर बताइएगा कि ब्लड ग्रुप पता होना कितना ज़रूरी है।
अच्छा, अब ब्लड ग्रुप बहुत मुख्तलिफ उसकी जो है वो टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप है जो कि खून लगाते हुए किसी मरीज़ को अगर खून की ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस ब्लड ग्रुप का पता होना ज़रूरी है वो ब्लड ग्रुप ए बी ओ है, कि आपका ब्लड ए है, बी है, ओ है। और दूसरी जो उसके बाद आती है किस्म वो आर एच ब्लड ग्रुप कहलाता है, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो ये दो जो ब्लड ग्रुप की टाइप्स हैं इनका पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि इंसान को इस अपने ब्लड ग्रुप के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो, उसको फ़ौरन तौर पर ज़रूरत पड़े। वैसे तो आम तौर पे अगर कोई हादसा होता है, अस्पताल जाते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप कुछ थोड़ी देर में चेक हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर ब्लड ग्रुप आपको पता हो अपना तो ज़्यादा आसानी रहती है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप कुछ रेयर टाइप का होता है, उनमें ज़रूरी होता है। हमारे आम तौर पे CNIC पे तो नहीं मेंशन होता, लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होते हैं उन पे मेंशन होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप पता करने का सबसे अच्छा तरीका वो फिर जो आज हमारा शो का मौजू भी है, ब्लड डोनेशन ही है, कि अगर आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप ना सिर्फ चेक होता है बल्कि आपको बताया जाता है और आपको अगेन वही कार्ड इशू करते हैं कोई कि आपका खून भी कितना सेहतमंद है। बिल्कुल। डॉक्टर हसन, एक छोटा सा टाइम चेक है हमारे पास। सामीन, इसके बाद हम बात करेंगे कि खून देना कितना इम्पोर्टेंट है, कि आपको खून देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और हेल्दी खून क्या होता है, किस किस्म के लोगों को देना चाहिए, और क्या आप खुद भी दे सकते हैं, आप इतने सेहतमंद हैं कि आप खून डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप हमेशा की तरह कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। मैसेज भेजने का तरीका भी आप जानते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। 11:50 AM. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। याद रखें, डेंगू एक खतरनाक मर्ज है, मगर थोड़ी सी एहतियात डेंगू से बचा सकती है। घर में खड़ा पानी, गमलों, रूम कूलर, एयर कंडीशनर, पुराने टायर डेंगू की परवरिश का बाइस बन सकते हैं। फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने, गमलों, पुराने टायर, रूम कूलर, एयर कंडीशनर वगैरह में पानी खड़ा होने न दें। सफाई का खास ख्याल रखें। हुकूमती मुमकिन इक़दाम और आवाम की जिम्मेदारी हमें डेंगू से महफूज रख सकती है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल विक्टर बॉर्ड डिजीज डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, आज हमारा आप शो हेल्थ फॉर एवरीवन हर जुम्मे की सुबह सुनते हैं 10 बजे से 12 बजे तक, जो हॉट FM 105 के स्टूडियो से लाइव पेश किया जाता है आप लोगों के लिए। और इसका असल मकसद है कि आप अपनी सेहत के मुतालिक कितने फ़िक्रमंद हैं, और कब ये ज़रूरी है जानना कि आपकी सेहत इस वक्त इग्नोर हो रही है। हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं लेकिन सेहत को भूल जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ब्लड डोनेट करने की क्या अहमियत है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और डॉक्टर हसन हमारे साथ हेमाटोलॉजिस्ट फ्रॉम आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मौजूद हैं। और यकीनन सामीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान अपने खून के बारे में वैसे भी बहुत जज्बाती होता है। वो कहता है कि जी ये हमारे खून के रिश्ते हैं, तो इसके बारे में लोग ऑलवेज दे आर वेरी सेंसिटिव कि खून का रिश्ता है। और यकीनन ये भी वर्ड सुनने में आता है कि जी आपका खून सफ़ेद भी हो गया, बेवफा हो गया आप, ठीक है। ये ऐसे मज़ेदार से चीज़ें जो हम अपने खून के बारे में यकीनन सुनते रहते हैं, और उसकी क्या अहमियत है ये डॉक्टर हसन ने हमें बताया। और डॉक्टर हसन, अब मैं चाहूँगी कि आप मेरे सामीन को बताइए कि अगर हम जैसे बात करते हैं, समझे कि रेड ब्लड सेल की ज़िंदगी जैसे टोटल 120 दिन की होती है, इसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर दोबारा। तो वाकई के खून अगर दे दिया जाए तो बेहतर होगा। तो इसकी अहमियत तो बताएं कि वाकई ही डोनेट करना ब्लड कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर बताइए प्लीज़। हाँ, तो ब्लड डोनेशन के लिए अगर आप उसकी अफादियत और अहमियत को आप समझना चाहें तो सबसे उसके लिए जो अहम बात है वो ये कि ये किसी जगह पे आप इसको बना नहीं सकते। कोई ये दवा नहीं है, कोई केमिकल नहीं है जिसको आप किसी जगह आप आर्टिफिशियली बना लें कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो आप इसको दे सकें। कुछ हिस्से इसके होते हैं प्लाज्मा के जो कि अब
बन जाते हैं मरीज़ों के लिए आर्टिफिशली, लेकिन जो प्लेटलेट्स हो गए और जो ख़ासतौर पे लाल खून हो गया, अब तक इसका कोई नेमुल बदल जो है वो हमारे पास नहीं है। तो और इसकी ज़रूरत बहुत सारे लोगों को रहती है, जैसे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं या ऐसे मरीज़ जिनको किसी वजह से बार बार खून की ज़रूरत पड़ती है, या हादसात, अगर जो हादसात होते हैं उनमें ज़ख्मी होने वाले लोगों को ज़रूरत पड़ती है, या किसी की सर्जरी होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी मुस्तकिल बुनियादों पे हर जगह ज़रूरत रहती है। तो इसको अब ये कहाँ से आएगा, बताया किसी जगह बन तो सकता नहीं है। तो इसको जो वाहिद ज़रिया है इसका, वो हम लोग इंसान ही हैं कि जो हम जो है वो खून अतिया करेंगे तो वो अगले बंदे के लिए वो होगा। बाकी जो आपने बात बोली, बिल्कुल, जो लाल जो खून के सेल्स होते हैं उनकी ज़िंदगी 120 दिन है, और वो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा बने ख़त्म हो गए, वो मुस्तकिल प्रोसेस आपके जिस्म में चलता रहता है। नए जो पुराने सेल्स होते हैं वो ख़त्म होते रहते हैं, नए सेल्स की जगह रहते रहते हैं, तो वो एक प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर आप किसी को खून अतिया करते हैं तो वो बिल्कुल उसमें जो है ना आपके ऊपर कोई उसमें ऐसा असर नहीं पड़ता, अनटिल अगर आपके कोई 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 खून की आपकी खुद कमी है, जो ब्लड देने वाला है उसमें खुद अगर खून की कमी है, आमतौर पे ऐसे अफराद से खून लिया भी नहीं जाता। तो अगर आप एक हेल्दी हैं, एक सेहतमंद आदमी है, तो आपके ऊपर उस पर कोई सेहत पे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, जब कोई ब्लड डोनेशंस की क्या डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं ब्लड डोनेशन? बिल्कुल, ब्लड डोनेशन की दो तरह की जो है वो मेजर इसकी किस्म है। एक तो पहली ये होती है जो कि थोड़ी कम प्रैक्टिस होती है, वो कि इंसान का अपना ही खून उसको लगाया जाए। वो उसकी कुछ ख़ास कंडीशंस होती हैं, कुछ ख़ास वजूहत होती हैं जिसकी वजह से लिया जाता है, वरना ज़्यादातर जो प्रैक्टिस होती है वो एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन कहलाती है, जो कि दूसरे इंसान का खून एक दूसरे इंसान को लगता है। फिर इस एलोजेनिक की भी टाइप होती है दो तीन, जो सबसे ज़्यादा समझ लें पसंदीदा टाइप और जो होनी चाहिए वो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है, जो रज़ाकाराना ब्लड डोनेशन होती है कि आप जाके बग़ैर किसी अपने फ़ायदे के, बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी अपने उसके किसी इंसेंटिव के आप जाके ब्लड डोनेट करते हैं। वो वॉलंटरी डोनेशन कहलाती है, जो कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा और डिज़ायरेबल है। उसके बाद फिर दूसरी तरह होती है वो एक्सचेंज डोनेशन कहलाती है कि अगर मेरे किसी मरीज़ को ज़रूरत है खून की, तो मैंने बदले में जाके अपना खून दे दिया। खून के बदले खून के बदले खून, बिल्कुल। फिर इसमें कुछ डायरेक्टेड डोनेशन आती हैं, फैमिली डोनेशन आती हैं कि अपने किसी करीबी अजीज़ को आप खून देते हैं। तो ये खून की जो है ना मुख्तलिफ अक़साम होती हैं डोनेशन की। अगर हम ब्लड डोनेशन की बात करें तो आप क्या समझते हैं हमारे पाकिस्तान के में इसकी अवेयरनेस पे कितना काम किया जाता है कि हम लोगों को कन्विंस कर सकें कि ज़रूरी नहीं किसी को ज़रूरत हुई तो आप जाके खून दें? उनके इस वक्त थैलेसीमिया की कितना बड़ा पेशेंट है जो समटाइम बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनके लिए हमें ब्लड नहीं मिलता। बिल्कुल। तो एक सेहतमंद इंसान, आई थिंक हमारी आबादी का अगर परसेंटेज लगाएं तो काफ़ी सेहतमंद इंसान मौजूद हैं, क्या वो वाकई डोनेट करते हैं जाके ब्लड? हाँ, हमारे असल में पाकिस्तान में मैं आपको अगर एक रफ सी फिगर बताऊँ, तकरीबन जितने टोटल ब्लड डोनेट होते हैं उसका तकरीबन सिर्फ 10% जो होता है ना वो रज़ाकाराना तौर पर होता है, वॉलंटरी होता है। बाकी जितना 90% है वो सारा का सारा एक्सचेंज डोनेशन पे, कि अगर मेरे किसी जानने वाले को ज़रूरत पड़ी, चाहे वो मेरा करीबी रिश्तेदार है या दोस्त अजीज़ है, किसी ने मुझसे कहा है तो मैं उसके लिए बदले में ब्लड देने जाऊँगा। तो ये 90% तो हमारे यहाँ ये है। बाकी अवेयरनेस इसकी जो है ना वो जिस हद तक होनी चाहिए वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आम तौर पे जो है वो जो कुछ एनजीओज़ हैं, फलाही इदारे हैं, जो ब्लड बैंक हैं, वो ही इस पे काम करते हैं, वरना अदरवाइज़ कोई बड़े पैमाने पे सरकारी सतह पे तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की अभी कोई ऐसी वो नहीं है, कैंपेन वगैरह। ठीक है। अच्छा, अगर हम खून देने कोई भी बंदा जा रहा है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है? कौन एलिजिबल है खून देने का है कि नहीं, इसके बारे में बताइए। अच्छा, तो वैसे तो जब आप खून देने जाते हैं तो आपका जो खून लेने वाली जो भी ब्लड बैंक होता है वो आपका कुछ आपसे कुछ ज़रूरी सवालात करता है, कुछ आपका मुआयना करता है, कुछ आपके टेस्ट करता है, तो वो भी होता है। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो कि जब आप खून देने जाएं तो आपको पता होनी चाहिए कि मैं ब्लड डोनेशन के लिए एक्सेप्ट हो जाऊंगा। उसकी सबसे पहली बात तो ये कि आपको कोई आ, आपका वज़न जो है वो थोड़ा बेहतर हो, 50 किलो से ज़्यादा। एज का हमारे यहाँ है कि जो पाकिस्तान में जो एज है ब्लड डोनेशन की एक्सेप्टेबल वो 18 साल से 60 साल की उम्र है। फिर आपको कोई कोई ऐसा कोई दायमी मर्ज़ ना हो जिसकी वजह से आप, जैसे खुद आप इंसुलिन लगाते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, इंसुलिन लगाते हैं तो आप नहीं दे सकते। अगर आपको खुद कोई खून की बीमारी है, या अभी कैंसर चल रहा है, या अभी आपको रिसेंटली कोई इन्फेक्शन रहा है, तो वो सबके मुख्तलिफ डेफरल पीरियड हैं। लेकिन एक सेहतमंद आदमी जो कि ज़्यादातर लोग चुके होते हैं तो वो जाके ब्लड इसमें डोनेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम खून देते हैं तो तकरीबन 300 ml तक एक बॉटल में खून होता है, इतना ही होता है तकरीबन? हाँ, खून के मुख्तलिफ लेने के तरीके हैं। जो सबसे ज़्यादा डोनेशन प्रैक्टिस होती है वो होल ब्लड डोनेशन होती है, कि आप जो है जब जाते हैं तो आपका पूरा खून निकालते हैं, मतलब जिसमें खून के सारे अज्जा होते हैं, लाल, सफ़ेद, ज़रात, प्लेटलेट, प्लाज्मा सब होता है। तो वो तकरीबन जो निकाला जाता है ऑन एवरेज वो 450 से 550 के दरमियान
उसकी जो होती है वो उसका वो होता है, और वॉल्यूम होता है। कितने दिन में खून वापस जिस्म में बन जाता है? जो प्लेटलेट हैं वो तो मुसलसल बनते रहते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उस सेल की लाइफ कितनी है। तो प्लेटलेट की लाइफ जो होती है वो 1 से 5 दिन की होती है, तो वो फ़ौरन बन जाते हैं, कुछ ही दिनों में बनते रहते हैं। जो लाल खुलिया मैंने बताया उनकी ज़िंदगी 120 दिन होती है, तो इसलिए वो बनने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैंने आपको बताया चूँकि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं होता कि आपने आज ब्लड डोनेट करा तो आप में जो है वो खून की फ़ौरन कोई बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो इसलिए जो डोनेशन के दरमियान वक्फा होता है वो भी रखा जाता है कि अगर आपने खून डोनेट करा तो आप उसके 3 महीने बाद दूसरा खून डोनेट कर सकते हैं, होल ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 3 महीना इक्वल टू तकरीबन 120 दिन हो गए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हसन ये बताइए कि जैसे आपने कहा ना कि होल ब्लड दिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे छोटे शहरों में तो खून के कंपोनेंट्स की अलग करने की कोई ऐसी मशीन नहीं है, बड़े शहरों में तो शायद ये काम होता है। एक कॉल ले लेते हैं पहले जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम बरमा जी, क्या हाल है? खैरियत है जी? जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं ये तारिक रोड से बात कर रहा हूँ, हबीबुल्ला। जी हबीबुल्ला, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मैं ये पूछ रहा था ये वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में? ये जी वैक्सीन जो लगा रहे हैं ना, वैक्सीन के बारे में। जी जी। ये मेरे तकरीबन 2007 में मैंने जो है ना ये हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन लगवाया था 6 महीने तक। ठीक है। तो आप जो है ना ये वैक्सीन मैं लगा सकता हूँ या नहीं? डॉक्टर साहब से ये मशवरा करके पूछ लेता हूँ। अच्छा ठीक है जी, ओके। अच्छा, अगर आपका ये सवाल है कि आप ये हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन तो खैर नहीं आती है, हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ होती है, वो बी की वैक्सीन होती है। तो हेपेटाइटिस बी की अगर आपको कोई दवा लगी है तो मोस्ट लाइकली वो आपको बतौर इलाज लगी होगी। तो उसके बाद आप खैर ब्लड तो डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका सवाल कोविड वैक्सीन के हवाले से है तो आप बिल्कुल कोविड वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर, हम बात कर रहे थे होल ब्लड के बारे में कि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और यकीनन बहुत सारी जब लोगों को डिफरेंट अमराज में खून चढ़ता है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती और स्पेशली वही प्लाज्मा चढ़ाए जाते हैं। तो क्या हमारे पास ऐसे कोई सिस्टम है कि जिसमें हम एक होल ब्लड के अंदर डिफरेंट उसको एक्सट्रैक्ट करके और जिसको जो ज़रूरत है वो ले सकें? तो आज से कुछ समझ लें कुछ सालों पहले तक तो बल्कि काफ़ी साल पहले तक ये प्रैक्टिस थी कि पूरा का पूरा ब्लड ही जो है ना वो आप लगाते थे, होल ब्लड है। लेकिन उसके अपने कुछ नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि आप अगर किसी मरीज़ को खाली प्लेटलेट की ज़रूरत है तो आप उसको लाल खून भी दे रहे हैं, और अगर बजाय कि वो लाल खून किसी और दूसरे मरीज़ के काम आ जाए, तो क्या आप अगर एक ब्लड डोनेट करते हैं तो वो 3 मरीज़ों के काम आ सकता है एटलीस्ट। एक को प्लेटलेट लग बिल्कुल। सकती है, एक को प्लाज्मा लग सकता है और एक को लाल खून लग सकता है। तो एक तो पहला ये होता था कि वो एक उनको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती थी जिसकी उनको ज़रूरत नहीं होती थी। दूसरा फिर उसके मुख्तलिफ और चांसेस होते थे कि जी वो कोई ज़्यादा खून लग गया तो वॉल्यूम ओवरलोड वगैरह वो कुछ क्लिनिकल मसाइल थे। तो इन सब चीज़ों के लिए अब दुनिया भर में और हमारे यहाँ भी अब काफ़ी हद तक बड़ी जगहों पे भी है कि ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उसकी कंपोनेंट प्रिपरेशन कहलाती है, उसको कंपोनेंट बना लिए जाते हैं और फिर जिसको लाल खून की ज़रूरत होती है उसको लाल खून दिया जाता है, जिसको प्लेटलेट की ज़रूरत होती है उसको प्लेटलेट, इसको प्लाज्मा। तो ज़्यादातर तो अब यही प्रैक्टिस है यहाँ पे बड़े शहरों में। कुछ इंडिकेशन है अभी भी होल ब्लड की, एक आध जैसे कोई ट्रॉमा हो गया है, कुछ हो गया जिसमें होल ब्लड दिया जाता है, या अगर उन जगहों पे जहाँ पे इनको कंपोनेंट में सेपरेट करने की फैसिलिटी नहीं है तो सिर्फ उन जगहों पे होल ब्लड दिया जाता है, वरना बाकी जगहों पे अब जो है वो ज़्यादातर कंपोनेंट यूज़ होते हैं और यही यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि हम एक ही बॉटल बिल्कुल के एक खून की बॉटल को बिल्कुल डिफरेंट तरीकों से बिल्कुल। इस्तेमाल कर सकें। कॉल है हमारे पास जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम अस्सलाम, मैं शाहिद खान बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी से। जी शाहिद खान। मैं ये कहना चाह रहा था कि जरा डिटेल के साथ आप हमें ये बता देंगे कि ब्रांडेड खवातीन के लिए कोरोना वैक्सीन क्या मुनासिब है या नहीं? मैं ओनियत सुन रहा हूँ, जरा आप तफसील से बता दीजिएगा। ठीक है। एक्चुअली डॉक्टर हसन हम इससे पहले ज़ाहिर है कोविड हाँ के ऊपर ही बिल्कुल, मुझे बात कर पता रहे है थे। आजकल सबसे ज़्यादा लोगों का वो है। जी। तो खैर मैं खैर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ का तो खैर माहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरा चूँकि उठना बैठना है मुख्तलिफ स्पेशलिटी के डॉक्टरों के साथ, तो प्रेग्नेंट ख़वातीन में जो है वो वैक्सीन बिल्कुल है। ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आमतौर पे पहले ट्राइमेस्टर में आप कोई दवा देते हुए या कोई वैक्सीन लगाते हुए डरते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे के अंदर नशोनुमा डेवलपमेंट हो रही होती है। तो अगर पहले पीरियड अगर कोई उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर प्रेगनेंसी में हुई भी तो वो पहले ट्राइमेस्टर में होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो
बिल्कुल वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। और इवन जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी लगवानी चाहिए, क्योंकि मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं फिर वो बच्चे में भी जाती हैं, तो वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अब अगर आपको डायरेक्ट कोई इसका वो है सवाल, तो वो आप बिल्कुल इसके जो माहिर हैं आप उनसे बिल्कुल पूछ के लगवाएं, लेकिन जनरली सेफ है। बिल्कुल जनरली सेफ है। और हमने इससे पहले भी यही बात की कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर हसन, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डोनर जाता है ब्लड बैंक और बहुत सारी वजूहात की वजह से उसको डेफर कर देता है। क्या क्वालिटी इश्यूज होते हैं या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से डोनर डेफर कर देता है? बिल्कुल, उसमें हम जो डेफ़र करते हैं उसमें कुछ वजूहत ऐसी होती है जिनकी वजह से हम डोनर को परमानेंटली डेफ़र कर देते हैं, हमेशा के लिए हम उनको बोलते हैं कि आप ब्लड नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को HIV रहा है माजी में, अच्छा। या हेपेटाइटिस बी रहा है, या C रहा है, या कोई किसी को इस तरह का कैंसर रहा है ब्लड का, या किसी को जो है वो खुद खून की बीमारी है कोई, तो उनको हम डेफ़र कर देते हैं। या कुछ ख़ास किस्म की दवाएँ अगर किसी को मिली हैं, वो एक दवाएँ जो अगर मिली हैं तो उनके से हम उनको परमानेंटली डेफ़र कर देते हैं। कुछ बाकी फिर कुछ वजूहत होती हैं जिनके लिए कुछ ख़ास मखसूस दौरानी के लिए उनको डेफ़र किया जाता है। जैसे अगर किसी का हीमोग्लोबिन लो है, अगर किसी का हीमोग्लोबिन ख़ास तौर पर जो ख़वातीन में देखने में आता है, अगर ब्लड डोनेट करने आती हैं तो उनको इस वजह से डेफ़र किया जाता है कि इनका हीमोग्लोबिन कम है। या अगर कोई उस टाइम पे किसी को कोई इन्फेक्शन चल रहा है या वो कोई दवाई ले रहा है, उसमें डेफ़र किया जाता है। इसके अलावा किसी का वज़न अगर कम हो तो उसको डेफ़र किया जाता है, या उम्र अगर कम हो या उम्र बहुत ज़्यादा हो उसके से डेफ़र किया जाता है। और इसके अलावा बाकी वजूहत फिर यही होती हैं, बीमारी अगर किसी को मलेरिया रहा है 3 साल के अंदर, या जॉन्डिस रहा है 1 साल के अंदर, तो ये मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, मुख्तलिफ दौरानी होती है। अच्छा, अगर समझे मैंने एक दफ़ा खून दिया है तो मैं दोबारा कब दे सकती हूँ? एक कॉल भी ले लेते हैं। हाँ जी, अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई है जी। हम दोबारा कितने फ्रीक्वेंसी से खून दे सकते हैं? तो खून देने के बेसिकली 2 ज़रिए हैं। तो मैं आपको बताया होल ब्लड डोनेशन है, जिसमें आपको पूरा खून लेते हैं, फिर उसको मुख्तलिफ कंपोनेंट में उसको तकसीम कर देते हैं। तो ये होल ब्लड डोनेशन जो है वो आप हर 3 महीने बाद दे सकते हैं, लेकिन साल में 3 दफ़े दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि दूसरा मेथड होता है जो कि एक मशीन के थ्रू होता है। अगर आप किसी नाम सुना हो एफरेसिस, अगर आपने जो सुना होगा डेंगू के ज़माने में बड़े मशहूर एक मेगा यूनिट प्लेटलेट जो कहलाता है, तो वो एक ख़ास मशीन के ज़रिए बनता है एफरेसिस। उसमें अच्छी बात ये होती है कि वो आपके जिस्म से ही वही मतलूबा जुज़ निकालता है खून का जो आपको ज़रूरत हो। जैसे अगर आपको प्लेटलेट की ज़रूरत है तो खाली प्लेटलेट निकालेगा, प्लाज्मा की ज़रूरत है खाली प्लाज्मा निकालेगा। तो फिर उसकी अलग अलग जो है वो उसके अलग अलग दौरानी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस होती है वो होल ब्लड डोनेशन है, उसका दौरानिया जो है वो 3 महीने। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हसन, एक जल्दी से टाइम चेक लेके वापस आते हैं। लिसनर्स, आप हमारे साथ ही रहिए। 11:30 AM. This time check is brought to you by टोटल रुपया खरीद कर माई मोबाइल टॉपअप और बजरिया कुरानदाजी मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर जीतने का मौका। याद रखें, डेंगू एक खतरनाक मर्ज है, मगर थोड़ी सी एहतियात डेंगू से बचा सकती है। घर में खड़ा पानी, गमलों, रूम कूलर, एयर कंडीशनर, पुराने टायर डेंगू की परवरिश का बाइस बन सकते हैं। फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने, गमलों, पुराने टायरों, रूम कूलर, एयर कंडीशनर वगैरह में पानी खड़ा न होने दें। सफाई का खास ख्याल रखें। हुकूमती मुमकिन इक़दाम और आवाम की जिम्मेदारी हमें डेंगू से महफूज रख सकती है। एहतियात इलाज से बेहतर है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल वेक्टर बॉर्न डिजीज, डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अंबर आपकी होस्ट, आपकी फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, आज हम बात कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन और उसकी अहमियत के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद हसन, हेमाटोलॉजिस्ट फ्रॉम आखन, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। एक कॉल ले लेते हैं। डॉक्टर हसन जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं कराची से शौकत बोल रहा हूँ। जी शौकत। हाँ, मुझे मालूम करना है कि मेरा हेमोग्लोबिन जो है ना 12 आता है ना, ठीक है, 12 आता है। ठीक है, ओके। जी जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ, और ये रेड ब्लड सेल जो है ना, ये आमतौर पे 6/04 है, जबकि लिमिट 5.5 है ना, तो ये क्या RBC जो है ना वो 6.04 आता है। ठीक है, ओके। इसका तो डॉक्टर ये है नॉर्मल है या देखें डॉक्टर साहब से पूछ लें। अच्छा, डॉक्टर अभी जवाब देते हैं। जी डॉक्टर हसन। हाँ, तो हीमोग्लोबिन आपका हमारी वैसे जो रेंज है आमतौर पे हमारे ब्लड बैंक में और बाकी जो ब्लड बैंक में रेंज होती है वो 12.5
की जो होती है वो रेंज होती है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा हो कि अगर किसी मरीज़ के लिए ब्लड की बहुत ज़रूरत हो और आप डोनेट करना चाह रहे हो और आपको कोई और मसला ना हो, तो हम 12 हीमोग्लोबिन का भी जो है वो ब्लड ले सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपकी एज हमारी उसमें लिमिट में आती हो या कोई और इस तरह की वो ना हो। तो 12 मतलब मुनासिब है, लेकिन आइडियल जो लिमिट है वो तकरीबन 12.5 है, 12.5 है। तो ठीक है। हाँ। अच्छा खाइए पिए आयरन कौन से ऐसे आपको खाना ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे खून बढ़ता है, और जिसका कम हो तो क्या ग़िज़ा कितनी हेल्प करती है आपका खून बढ़ाने में, या कोई आपको सप्लीमेंट ही खाने पड़ेंगे? अगर देखें किसी ख़ास ग़िज़ा में जो आयरन आपने सुना होगा वो पालक और सेब, बाकी जो इस तरह के होते हैं, गोश्त में आयरन होता है, सबसे ज़्यादा जो आयरन का सोर्स है वो गोश्त है और सब्ज़ियाँ हैं। तो मिक्स्ड आप डाइट खाएं। फिर ये कि खून बनने के लिए खाली आयरन नहीं, B12 और फॉलिक एसिड और भी मुख्तलिफ विटामिन की ज़रूरत होती है। तो एक बैलेंस डाइट ही आपको बिल्कुल लेना चाहिए। बाकी अगर किसी में खून की कमी हो जाए और बहुत, तो उसकी सबसे पहले वजह पता करनी चाहिए किस वजह से है। अगर वो ग़िज़ा की कमी की वजह से है तो उसको तो फिर ग़िज़ा की कमी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी बीमारी की वजह से है या और किसी वजह से ग़िज़ा के अलावा, तो फिर उसको उसका इलाज फिर उस जो बीमारी है उसकी वजह से और फिर खून वगैरह देने की वजह से उससे होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हसन, ब्लड ट्रांसमिशन के बाद जब आपका खून चढ़ता है तो बहुत सम टाइम को इमीडिएट रिएक्शंस भी होते हैं, कभी कभी लेट रिएक्शंस भी होते हैं उस पर, तो इनके बारे में बताएं कि किस किस्म के रिएक्शंस हो सकते हैं खून चढ़ने के बाद? जिसको खून लगता है, जी, जिसको खून लगता हाँ, है। तो जिसको खून लगता है उसको मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन या फिर जो कि 6 घंटे के अंदर अंदर हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दिनों में और कई कई सालों बाद जाके होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन होते हैं फॉर्चुनेटली वो माइल्ड, हमारे पास जो एलर्जी रिएक्शन होते हैं, किसी को खून लगा तो उसको एलर्जी हो गई, जिस्म पे खुजली हो गई या जिस्म पे कोई लाल धब्बे आ गए, एलर्जिक रिएक्शन होता है। या फिर एक कंडीशन होती है जिसमें मरीज़ को थोड़ा टेम्परेचर बुखार आ जाता है। तो ये फॉर्चुनेटली ये कोई ऐसे सीवियर रिएक्शन नहीं होते, और ये उसी टाइम जो होते हैं वो काबू पर मरीज़ के ऊपर जो अस्पताल में चूँकि दाखिल होकर ब्लड लगता है तो उनको फ़ौरन जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। बाकी कुछ लंबे अरसे के जो मसाइल हो सकते हैं वो अगर किसी को, उन लोगों में होते हैं जिनको ज़्यादा आमतौर पर ज़्यादा ब्लड लगता है, जैसे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, उनमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV इस तरह के मर्ज़ उनको खून के ज़रिए, बिल्कुल उनको खून के ज़रिए इस तरह के मर्ज़ मुंतकिल हो सकते हैं। ओके, अगर जैसे जो खून दे रहा है यकीनन खून देने की अफादियत है, तो मैं चाहूँगी उसको भी थोड़ा सा बताइए कि बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं जो ब्लड दे रहा होता है? देखिए, जो ब्लड देता है उसका कोई फिज़िकल तो आप नहीं कह सकते कि कोई ऐसी कोई साइंटिफिक प्रूवन स्टडी है कि फ़िज़िकली उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन एक इमोशनल वेलबींग को फ़ील करता है, मतलब एक अच्छी कैफियत फ़ील करता है कि मैं किसी की मदद करी, मैंने खून दिया। और जो लोग बार बार खून डोनेट करने जाते हैं वो ये मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं खून दे के, तो वो एक बड़ा आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है, आपकी एनजाइटी रिलीज़ होती है। और जो थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो आपको जिस जगह पे आपको निडल लगती है ब्लड की, वहाँ थोड़ा सा पेन हो सकता है, वहाँ पे सूजन हो सकती है, वहाँ पे एक थोड़ा सा खून का जो हेमाटोमा कहलाता है वो बन सकता है, लेकिन वो अगेन थोड़ी बहुत आइसिंग से और पेन किलर से ठीक हो सकता है। कुछ डोनर ऐसे होते हैं कि जो अगर ख़ास तौर पे वो जो डोनेशन से पहले अगर सही से खा पी के ना आए तो उनको थोड़े चक्कर आ सकते हैं और उल्टी मतली हो सकती है। अदरवाइज़ डोनेशन जो होती है ब्लड डोनेशन वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। बिल्कुल, और जैसे मैंने शो के शुरू में कहा कि सूरह माइदा की जो आयत है कि अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचाई तो यकीनन आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो खून देना भी किसी की जान बचाने के ही बराबर है। अच्छा डॉक्टर हसन, अगर जैसे बहुत सारे ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं इसमें कहा जाता है कि ग्रुप मैचिंग करने की ज़रूरत है, इसकी अहमियत क्या चीज़ है? मतलब एक तो मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं आपके A, B, O पॉजिटिव, तो ये ग्रुप मैचिंग और क्रॉस मैचिंग और ग्रुपिंग, इसमें क्या क्या चीज़ है? अच्छा, तो ब्लड जब आप किसी को देता है कोई बंदा, बस दो लोग होते हैं, एक वो जो खून दे रहा है और एक जो खून ले रहा है। तो खून देने और खून लेने वाले के ब्लड में थोड़ी मुताबिकत होनी चाहिए, इसलिए कि अगर जब मतलब उस जो इसको खून लग रहा है मरीज़ को, उसके जिस्म में कोई ऐसी एंटीबॉडी ना हो, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ ना हो कि जो डोनेट करने वाले के रेड सेल जब आपके अंदर आ रहे हैं तो उनके ऊपर लगी हुई एंटीजन के अगेंस्ट वो कोई रिएक्शन ना करें। तो अगर दोनों का ब्लड ग्रुप अलग होगा, फॉर एग्जांपल आपने एक मरीज़ है जिसका ब्लड ग्रुप A है, आपने उसको B का ब्लड ग्रुप लगाया, तो वो उसके लिए एक अनजान चीज़ होगी, क्योंकि वो A ब्लड ग्रुप पहचानता है, वो B नहीं पहचानता, उसका जिस्म जो है। तो जब उसके अंदर B का ब्लड ग्रुप आएगा तो वो उन रेड सेल को वो तोड़ेगा। जब वो तोड़ेगा तो जिस्म में फिर इस तरह की काफ़ी चेंजेस होती हैं जो कि बहुत ही मौलिक और जानलेवा साबित होती हैं, जिसको हम हेमोलिटिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आने वाले का खून टूट जाता है, फिर उसमें
किडनी फेलियर और खुदा ना खास्ता डेथ तक बात जा सकती है। तो ब्लड ग्रुपिंग जो है वो मैच होना इस हद तक बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, एक डॉक्टर हसन, फेसबुक पे एक सवाल आया है कि हेमोफीलिया क्या होता है? अच्छा, हीमोफीलिया एक ब्लड का बेसिकली डिसऑर्डर है जिसमें मैंने आपको बताया कि खून में एक हिस्सा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। तो एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं वो कोगुलेशन फैक्टर्स कहलाते हैं, जो कि खून जमाने के काम आते हैं कि अगर कहीं चोट लगे या कोई अगर कट लगे तो वहाँ से खून जब बहे तो वो रुक जाए टाइम पे, इंसान का खून ज़ाया ना हो। तो वो मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं जिनके नाम 1 से लेके 12 तक होते हैं, 1 2 4 1 2 5 इस तरह करके। तो उसमें हीमोफीलिया 2 तरह का होता है। एक में जो उसका फैक्टर नंबर 8 है उसकी कमी होती है, उसको हीमोफीलिया ए कहते हैं। और एक फैक्टर नंबर 9 होता है, फैक्टर 9 जो होता है वो उसकी कमी होती है तो उसको हीमोफीलिया बी कहते हैं। तो हीमोफीलिया की मर्ज़ बेसिकली इन 2 फैक्टर जो कि खून जमाने के काम आते हैं उसकी कमी होती है। तो ऐसे लोगों को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी हो तो उनको जो है वो बैठे बिठाए भी कहीं भी जिस्म के अंदर ब्लीड हो सकता है। अगर थोड़ी जो है वो कमी बहुत ज़्यादा ना हो तो वो चोट लगने पे या किसी सर्जरी पे या अगर ख़वातीन हो तो डिलीवरी के टाइम पे उनको ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग अक्सर जानलेवा भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हसन, बहुत सारे ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस पे थोड़ा सा बताएं कि जो रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको क्या उनकी वो है? हाँ, तो असल में जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो ब्लड बैंक में ग्रुप यूज़ होता है मैच करने के लिए, मैंने बताया ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिसमें 3 तरह के ब्लड है, एक A है, एक B है, एक O है और चौथा है AB है, मतलब जिसके पास। तो ये 4 तरह के ग्रुप हैं। इसी तरह एक हमारे पास रेसेस ब्लड ग्रुप होता है RH, जिसका आप सुना होगा कि RH पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं ना, A पॉजिटिव। तो A पॉजिटिव का मतलब है कि उसके पास ब्लड ग्रुप उसका A है और RH वाला उसका मौजूद है। अगर RH उसमें ना हो तो वो नेगेटिव होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे ब्लड ग्रुप हैं, 100-150 के अराउंड, जो कि इंसान के जिस्म में होते हैं, लेकिन वो उनकी मैचिंग उसी तौर पे आप उस टाइम पे करते हैं जब आप क्रॉस मैच करते हैं। तो जब आप क्रॉस मैच करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मरीज़ और खून देने वाले के खून में अगर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो उसके मुताबिक नहीं है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग वो उसका ब्लड अरेंज करते हैं। तो रेयर ब्लड ग्रुप वो होते हैं कि अगर किसी के पास कोई जिस्म में कोई उसने कोई ऐसी एंटीबॉडी बनाई हुई है कि जो कि ज़्यादातर लोगों में मौजूद जो ब्लड ग्रुप हैं वो उनमें नहीं है, तो उसके पास कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप का एक नाम है बड़ा मशहूर, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक है। तो उसमें तो वो जिसका होता है उसी का खून बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले हैं तो उनको आप जो है से बॉम्बे ब्लड ग्रुप का ही लगता है। तो इस तरह और भी बहुत सारी एंटीजन है जो कि रेयर होती हैं, वो कम लोगों के पास होती है, तो उनको खाली उन्हीं लोगों का जो है वो ब्लड मिल सकता है जिनके वो अच्छा, बहुत सारे ऐसे कॉमन मिथ्स हैं ब्लड डोनेशन के बारे में, उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हम चाहे कितने ही पढ़ी लिखी सोसाइटी में से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन लोग मिथ्स के ऊपर, अभी आप वैक्सीन की बात करें तो लोग इतनी मिथ्स पे यकीन करते हैं, नहीं जी वैक्सीन के ये इस तरह हो जाएगा। तो ब्लड डोनेशन पे मिथ्स कितना अफेक्ट कर सकते हैं? ब्लड डोनेशन पे मेरे ख्याल से लोग ज़्यादातर जो सबसे कॉमन में जो होती है, अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आप में खुद खून की कमी हो जाएगी। हाँ। मैंने सब बताया कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक हेल्दी हैं, आप नॉर्मल खा पी रहे हैं, आपको कोई ऐसा कोई दायमी मर्ज नहीं है, तो जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपका जैसे बताया आपने जिसम में आपके 5 लीटर के करीब ब्लड होता है नौजवान आदमी का। तो 5 लीटर में से हम जो लेते हैं वो सिर्फ 400 ml लेते हैं, कुछ भी नहीं होता 400 ml ना। तो जब आप वो देते हो और फिर मैंने आपको बताया वो फ़ौरन वो चीज़ें बन भी रही होती हैं और वो मुकम्मल रिकवर हो जाता है। जो सबसे मतलब जो उसका सबसे देर से रिकवर होने वाला हिस्सा भी जो है वो रेड सेल, वो भी 120 दिन में वो रिकवर हो जाते हैं, और आज उससे पहले ही हो जाता है। तो सबसे जो कॉमन मिथ है वो यही है कि जो अगर आप ब्लड देंगे तो आप में कमज़ोरी हो जाएगी, आप में कोई किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। तो ये सबसे मेरे ख्याल से ये, इसके अलावा तो और कोई ज़्यादा रुकावट नहीं है ब्लड डोनेशन में। ओके। अच्छा डॉक्टर हसन, जब कोई भी ब्लड देने जाता है तो जब ब्लड दे देता है तो उसके बाद क्या होता है ब्लड के साथ? मैं चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे सामीन शायद ये समझते होंगे कि हमने खून अगर एज ए डोनेशन अगर हम फलाही पर्पस पे भी दे रहे हैं तो उसका इस्तेमाल, कभी बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पता नहीं उसका इस्तेमाल सही भी हुआ कि नहीं, ज़ाया तो नहीं कर दिया गया, किस तरह प्रोसेस होता है, स्क्रीनिंग क्या होती है, तो थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। तो जब कोई भी जाके डोनर ब्लड डोनेट करता है तो उसके बाद उस ब्लड के कुछ हिस्से को हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, और बाकी जो हमारे पास बैग होता है उससे हम कंपोनेंट बनाते हैं। मैंने बताया कि रेड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा हम उसको बनाते हैं। फिर उनकी अपनी अपनी जो है वो उनको महफूज रखने की, उनको स्टोर करने की अलग अलग कंडीशन है टेम्परेचर्स की, और तो वो उनको उस हिसाब से महफूज किया जाता है। फिर उनकी अपनी अपनी हाफ लाइफ है, जैसे आप जो रेड सेल स्टोर करते हैं उनको आप 35 से 42 दिन तक के लिए आप रख सकते हैं, और प्लेटलेट को आप 5 दिन तक रख सकते हैं, प्लाज्मा को आप जो है वो साल और इवन 7 साल तक आप उसको फ्रीज फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये तो आप
खून को इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में बना के सेव कर लेते हैं। बाकी आप जो है उसकी जो स्क्रीनिंग मैंने बताई, स्क्रीनिंग आप करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता डोनर में कोई ऐसी बीमारी हो जो उस खून के ज़रिए मरीज़ में मुंतकिल हो जाए, जिसमें सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, मलेरिया है और सिफिलिस की बीमारी होती है, जिनसी बीमारी होती है। तो इनके लिए जो है ना वो खून को टेस्ट किया जाता है। उसको खून के टेस्ट जब वो तमाम टेस्ट उसके नेगेटिव आ जाते हैं तभी वो ब्लड आगे किसी को ट्रांसफ्यूज के लिए जो है उसको वो महफूज समझा जाता है। अच्छा डॉक्टर हसन, अगर हम बात करें प्रेग्नेंट ख़वातीन के बारे में, हामला ख़वातीन, तो क्या वो भी ब्लड दे सकती हैं? नहीं, प्रेगनेंसी में जो है वो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। इवन प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते तक जो है वो प्रेगनेंसी के बाद 6 हफ्ते तक भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हमारे आमतौर पे ख़वातीन का हीमोग्लोबिन भी चूँकि कम होता है तो वो 6 महीने बाद, मतलब 6 हफ्ते क्या, वो 6 महीने तक ही ब्लड डोनेशन के लिए जो है वो फिर एलिजिबल नहीं हो पाती, जो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। यूजुअली ख़वातीन खून देने के मसले उनके ज़्यादा होते हैं, डोनेशंस कम दे पाते हैं। बिल्कुल, बहुत कम होता है। ख़वातीन का जो तनासुब है ब्लड डोनेशन का वो बहुत कम है। अच्छा अगर डॉक्टर हसन हम कुछ बात करें कि पाकिस्तान में ब्लड डोनेशन पे क्या काम किया जा रहा है इस वक्त, अगर हम आगा खान की भी बात करें तो कितना काम हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में ब्लड डोनेशन पे? अब तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर सूरत हाल है जब से चीज़ों को रेगुलराइज़ किया गया है, मतलब उनको थोड़ा सा लॉ में लाया गया है। क्योंकि ब्लड में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो ब्लड की सेफ्टी होता है, मतलब डोनर की भी सेफ्टी और जिसको खून लग रहा है उसकी भी सेफ्टी। तो उसमें मुख्तलिफ इक़दाम होते हैं कि आप ब्लड में बताया कि ब्लड को स्क्रीन किया जाए, कि ब्लड को अगर आप स्क्रीन नहीं करेंगे तो और ऐसी किसी को लगा देंगे तो उससे इतनी जो ये मूजी अमराज हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV है, उसको ट्रांसमिट होने का ख़तरा होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था कुछ अर्से पहले तक वो यही था कि बहुत सारे ब्लड बैंक इस तरह के ऑपरेट करते थे कि जिनके पास प्रॉपर स्क्रीनिंग टेक्निक्स नहीं थी या स्क्रीन होता ही नहीं था। तो अब इस पर काफ़ी हद तक जो है वो काबू पाया गया है, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इसको मज़ीद और बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ एक नई टेक्निक है जिसको न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग के कहा जाता है, जो कि हम लोग भी आगा खाने परफॉर्म करते हैं और उसके अलावा कुछ और ब्लड बैंक करते हैं। तो उससे इन बीमारियों के जाने का चांस और कम हो जाता है। मतलब अगर आप नॉर्मली टेक्निक से करें तो उसके मुकाबले में अगर आप ये न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग करें तो वो उसके और ज़्यादा जो है वो उसमें मतलब चांसेस उसके बहुत हद तक और कम हो जाते हैं। तो ये होता है, तो इस पे काम करने की भी और ज़रूरत है। दूसरा, जिस तरह के ब्लड डोनेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो है, जिस तरह WHO जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता है कि आप वॉलंटरी ब्लड डोनेशन आपकी जो है वो आइडियल सिचुएशन में तो 100% आपकी डोनेशन वॉलंटरी होनी चाहिए, लेकिन अगर 100% ना हो तो मेजॉरिटी जो है वो वॉलंटरी डोनेशन होनी चाहिए। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है कि हमारे लोगों में थोड़ा सा ये एहसास पैदा हो कि हमें जाके ख़ुद रज़ाकाना तौर पे जो है वो ब्लड डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल। सामीन, आज हमारा आप शो सुन रहे हैं हेल्थ फॉर एवरीवन और डॉक्टर मोहम्मद हसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हेमेटोलॉजिस्ट। और यकीनन आज हम डॉक्टर हसन ने बहुत अच्छे से बताया कि खून देने की अहमियत कितनी है और यकीनन एक सेहतमंद इंसान को साल में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर खून दे देना चाहिए। डॉक्टर हसन, हाँ, मतलब 1 से 2 दफ़ा तो बहुत सेफली दे सकते हैं, 3 दफ़ा तक भी दे सकते हैं। हाँ, साल में 3 दफ़ा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर हसन, बहुत दफ़ा क्वालिटी कंट्रोल की अगर मैं बात करूं कि कितना क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है जब ब्लड के बाद, और अगर हम बात करते हैं हीरोइन जी और ऐसे ऐसे लोग जो इस वक्त घूम रहे होते हैं, वो भी अपना खून देते हैं जस्ट बिकॉज उनको पैसे मिल जाते हैं इस चीज़ के, तो इस चीज़ पे कितना क्वालिटी कंट्रोल होता है ब्लड डोनेशन और उसमें? बिल्कुल, तो अगर आप किसी भी अच्छे इदारे में अगर आप ब्लड देने जाएंगे तो सबसे उसका स्टार्ट जो प्रोसेस का ये जो है सेफ ब्लड का या क्वालिटी वाले ब्लड का, वहीं से काम शुरू हो जाता है। जब आप ब्लड देने वाले से आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, बीमारियों के बारे में, उसके रहन सहन की जो आदतें हैं उसके बारे में आप उससे हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसका आप थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि वो ब्लड डोनेशन के लिए फ़िट है भी या नहीं है। फिर उसके बाद, जैसे मैंने बताया कि आप ये हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के लिए आप उसको चेक करते हैं, ये सब भी क्वालिटी के उसमें आता है। फिर आप जब उसका खून लेते हैं तो आपकी ना सिर्फ ये देखना होता है कि इसके ज़रिए कोई बीमारी ट्रांसफर हो, बल्कि आपको ये भी देखना होता है कि जो खून लगाने का मकसद है वही पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। मतलब अगर मैं किसी को लाल खून लगा रहा हूँ तो मेरा मकसद है कि अगले वाले बंदे में जो जिसको खून लग रहा है उसका हीमोग्लोबिन में एक डिज़ायरेबल जो है उसमें इजाफा हो। तो वो आप देखते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कि आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कि वो क्वालिटी के मैयार पे पूरे हैं, मतलब उनमें इतनी क्वालिटी है कि वो अगले बंदे में जाके उसका हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ कर रहे हैं, या उसमें इतने प्लेटलेट हैं कि जब आप किसी को लगाएं तो उसके प्लेटलेट जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में खातिर ख्वाह
मकदार में जो है इसके प्लेटलेट बढ़े। तो ये उसके होते, तो इसके लिए आपको पूरा सिस्टम चाहिए होता है जिसमें आपको ब्लड लेने से लेके ब्लड को स्टोर करना, फिर उसको डिस्पेंस करना, मरीज़ तक पहुंचाना, फिर मरीज़ को जब लग जाए तो उसको मॉनिटर करना कि उसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ब्लड से कोई रिएक्शन तो नहीं आया, फिर उन रिएक्शन को रिपोर्ट करना, और फिर इन सब चीज़ों में जहाँ जहाँ आपको अगर कोई चीज़ मिले जो फॉल्ट पे मिले या गलती पे मिले तो उसको फिर करेक्ट करना। तो ये पूरा सिस्टम है क्वालिटी का, जिसको हम टेक्निकल ज़बान में हीमोविजिलेंस कहते हैं, कि आप ब्लड को सेफ रखें और क्वालिटी के हिसाब से रखें। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ओके, अगर हम इस वक्त कोविड-19 की बात करें डॉक्टर हसन, इस पैंडेमिक में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हुई, तो आप क्या समझते हैं कि ब्लड डोनेशन पे भी इसका इफेक्ट आया? बिल्कुल, जब बिल्कुल नया कोविड आया था तो एकदम से तो हमारा ब्लड बैंक और सब सारे ब्लड बैंक ऐसे थे, लोग अस्पताल आने से डरते भी थे। बिल्कुल। और तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं कि 2019 में अगर हमने समझ लें पूरे साल में अगर हमने 22,000 या 23,000 खून जमा किए होंगे टोटल पूरे साल में, तो 2020 में वो सिर्फ 17-18,000 हम जमा कर सकें। तो ये इसका एक इफ़ेक्ट आया है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि चूँकि जब कोविड शुरू में आया था तो थोड़े सर्जरीज़ या थोड़ी खून की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई थी, तो इतना ज़्यादा पता नहीं लगा। लेकिन अभी तक भी जो है बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि अगर हम खून देने जाएंगे तो हमें कोविड ना लग जाए, तो इस बात एक लोगों के जहन में शुरुआत होते हैं। तो वो हम कोशिश करते हैं कि जब वो ब्लड डोनेट करने आए तो उनको बिल्कुल ऐसा सेफ माहौल मिले कि उनको इस तरह का कोई वो ना ले। तो इफ़ेक्ट उसका बिल्कुल पड़ा था। और हम लोग के जो पाकिस्तान में आमतौर पर जो ब्लड बैंक्स होते हैं उनको अक्सर कैंप लगाने पड़ते हैं, ब्लड ड्राइव्स करनी पड़ती हैं, कैंप लगाने पड़ते हैं। तो वो कैंप भी काफ़ी हद तक कोविड में मुतासिर हुए थे, क्योंकि आपको कहीं कैंप लगाने की परमिशन नहीं मिलती, और अगर आप लगाएं तो फिर लोगों का मजमा लगता है, उससे फिर कोविड फैलने का खतरा होता है। तो वो कैंप्स के ज़रिए भी काफ़ी ब्लड आता था, तो वो भी सप्लाई फिर ब्लड बैंक्स को रुकी है। तो इसकी वजह से कोविड का काफ़ी असर पड़ा है। अच्छा, एक और सवाल है डॉक्टर हसन, एज ग्रुप पे हमने एज डिफाइन, शायद हमें नंबर नहीं बताया कि किस एज के लोग लगा सकते, तो उस पर लिखा है हसन है, उनका सवाल है कि 20 साल वाला बंदा कितनी क्वांटिटी में ब्लड डोनेट कर सकता है 20 इयर्स? एज लिमिट जो है ना वो चूँकि हर मुल्क की अलग अलग कुछ कानूनी का वो होती है, रिक्वायरमेंट उनके हिसाब से होता है। तो ज़्यादातर जो बाहर वाले मुल्क के पास 17 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक होता है। हमारे यहाँ चूँकि जो कंसेंट देने की जो वो है परमिशन वो 18 साल से बड़े बंदे को है, तो 18 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक का जो है बंदा वो खून दे सकता है। और सबके लिए फिर एक ही रिक्वायरमेंट है कि अगर उनका हीमोग्लोबिन और बाकी सारी चीज़ें सही हैं तो वो जिस तरह मैंने बताया कि साल में वो 3 दफ़ा ब्लड दे सकता है 3 महीने के वक्त से। तो वो चाहे 18 साल, चाहे 20 साल का हो, चाहे वो 40 साल का हो, तो ये डोनेशन इंटरवल्स हमें बराबर 55 से 60 साल तक का बंदा दे सकता है। बिल्कुल 60 साल की लिमिट है अगर वो हेल्दी हो। बताया बहुत सारी कंडीशन है उसमें, एज एक मतलब मेजर फैक्टर है कि 60 साल से ऊपर। उसमें भी कभी कभार कुछ एक्सेप्शन होती हैं कि अगर कोई ऐसे डोनर होते हैं जो कि रेगुलर वॉलंटरी डोनर होते हैं, जो कि ब्लड डोनेट करते रहते हैं, तो वो इवन जब 60 साल की हो जाते हैं तो उससे 1-2 साल ऊपर तक वो ब्लड डोनेट करते हैं। जो कि हमें पता होता है उनकी सेहत के बारे में पूरा रिकॉर्ड होता है कि जी ये हेल्दी ब्लड डोनर है, इसका इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि ब्लड देता रहा है, इसको कोई बीमारी नहीं है। तो आप उनसे 60 साल के ऊपर होने के बावजूद भी थोड़ा 1-2 साल तक आप उनसे ब्लड ले सकते हैं। हमारे यहाँ चूँकि इतना रुझान नहीं है वॉलंटरी डोनेशन का, तो हमारी चीज़ नहीं देखने में नहीं आती, लेकिन ये बाहर ममालिक में होती है। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि जिस तरह हम इस तरह के प्लान्स बनाते हैं कि चलो जी आज हम पिकनिक पे जाते हैं और आज हम इस पार्टी पे जाते हैं, तो हमें ऐसे प्लान भी ज़रूर बनाने चाहिए कि चलो यार आज ब्लड डोनेशन देने जाते हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि अगर आप कभी देखें कि अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो लोग अगर कोई आपको बोले, इवन आप फेसबुक पे ग्रुप्स बन गए, उस पर अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कि यार जी हमारे किसी बंदे को अस्पताल में दाखिल है, तो बहुत लोग जाके देते हैं। तो मेरा ख्याल है लोगों को बस एक शायद उनके उसमें कॉन्शियस में नहीं रहता कि हमने ये काम मुस्तकिल बुनियादों पे करना है, लेकिन अगर आप उनको बोले ज़्यादातर लोग राज़ी हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छी काम करने पे। मैं कहती हूँ कि एज अ मुसलमान होने के नाते और हम जिस इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं वहाँ पर लोगों के अंदर जज्बा बहुत अच्छा, मुश्किल वक्त में वो हमेशा आपके पास मौजूद होते हैं। और बड़े बड़े हादसा हमारे मुल्क में हुए लेकिन हम वहाँ फ़ौरन मौजूद होते हैं। अच्छा डॉक्टर हसन, हमने काफ़ी डिटेल में इसमें बात की ब्लड डोनेशन। अच्छा, इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, एनीमिया एक मेजर एक कॉमन मसला है, बच्चों के अंदर भी बहुत देखा जाता है, तो उस पर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि क्या होती है और किस तरह हम अपने बच्चों को इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। बड़ों के अंदर भी ये मसले देखे गए, तो इससे प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, एनीमिया बेसिकली एक मतलब जनरल टर्म है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन का कम होना जो है एनीमिया कहलाता है। और अगेन वो हीमोग्लोबिन आपकी एज के लिहाज से, तो अगर कोई आदमी है
और उसका हीमोग्लोबिन जो कि बताया 13.5 से 16.5 तक होना चाहिए। तो अगर उसका हीमोग्लोबिन 12 है तो उसको भी थोड़ा माइल्ड सा एनीमिया है। जो थोड़े बुजुर्ग अफराद होते हैं उनमें 10 तक का हीमोग्लोबिन जो कि थोड़ा नॉर्मल होता है, तो वो इतना ज़्यादा उससे कंसिडर नहीं होता। तो एनीमिया जो है वो थोड़ा हम इसको एज के लिहाज से भी डिफ़ाइन करते हैं, जेंडर के हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं। फिर इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं वजूहात की बिना पे कि ये किसी न्यूट्रिशनल कमी की वजह से हुआ है, जैसे आयरन की कमी की वजह से हुआ है, या B12 या फोलिक एसिड की कमी की वजह से हुआ है, या जो है वो खून के जो खुलियात हैं, जो रेड सेल हैं, उनमें कोई मसला है, मतलब वो टूट रहे हैं खुद से, या किसी कोई चीज़ उनको अंदर जाके तोड़ रही है, कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी, या वो जो है वो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे प्लास्टिक एनीमिया होता है जिसमें पूरा आपका हड्डी का गूदा पूरा ब्लड आपका सही से नहीं बना पाता, तो उसमें सिर्फ एनीमिया के अलावा आपके अंदर प्लेटलेट और वाइट सेल की भी कमी होती है। तो मुख्तलिफ जो होती है वजूहात होती है। तो छोटे बच्चों में जो ख़ास तौर पे बच्चे जो ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं तेज़ी से, और 6 महीने से लेके 5-6 उम्र साल तक के बच्चे जो होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है तमाम न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की, B12 की, फ्लूइड, क्योंकि वो उनका वज़न बढ़ रहा होता है, कद बढ़ रहा होता है, जहन की नशोनुमा हो रही होती है। तो उनको अगर किसी एनीमिया होती है तो उसकी ज़्यादा वजह जो होती है वो न्यूट्रिशनल होती है। ख़ासतौर पे हमारे जो हिस्सा है दुनिया का, पाकिस्तान, इंडिया, जो हमारे मुल्क हैं, यहाँ पे चूँकि इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती अक्सर खुराक पे बच्चों की, तो वो उसकी वजह से जो है वो एनीमिया होता है। बाकी फिर कुछ रेयर कॉजेज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं जो खून की अपनी बीमारी होती है, बताया खून का थैलेसीमिया हो गया, प्लास्टिक एनीमिया हो गया, सिकल डिजीज़ होती है। इसके अलावा कुछ खून के जो मेम्ब्रेन होती है उसके डिसऑर्डर्स होते हैं। तो मुख्तलिफ कॉज होती है, फिर उनके अलग अलग अपनी जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं सर। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है कि ब्लड डोनेट करने के लिए मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम वेट की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट है 50 आइडली होना चाहिए कि 50 kg आपका वज़न हो तो आप ब्लड दे सकते हैं। फिर मैंने बताया कि एक्सेप्शन होती है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल खासतौर पर आपका कोई रेयर ब्लड ग्रुप है, या कोई बंदा कहते हैं जी मैं तो ब्लड, कुछ लोग होते हैं अगर मैं इसी से ब्लड लूँगा, या कोई अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि किसी 50 किलो के वज़न से कम के बंदे का भी खून लेना पड़ रहा है तो वो ले लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम ना हो वज़न, लेकिन ये कि 45 और 40-50 के बीच का भी लेते हैं, थोड़ा उससे कम खून निकाल लेते हैं वेट के लिहाज से, ठीक है, ले लेते हैं। एक कॉल भी लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब नॉर्थ नाज़ाबाद से। जी जुबैदा, कैसी हैं आप? हाँ अंबर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं सवाल जल्दी से पूछूं, प्रोग्राम please. बहुत अच्छा और मालूमाती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जहाँ तक ब्लड डोनेशन का ताल्लुक है, ठीक है, अच्छे सेहतमंद मर्द तो देते हैं, ज़रूर है, औरतों को भी देना चाहिए, लेकिन हमारी औरतें बहुत ज़्यादा एनीमिक है बिकॉज ऑफ पीरियड्स, बिकॉज ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, और दूसरे उनके बहुत से वजूहत हैं, उनका न्यूट्रिशन भी सही नहीं होता। तो क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा ब्लड बैंक नहीं है जो खास फ्री में औरतों को ब्लड डोनेट करे बुला के? इसके लिए होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ब्लड डोनेशन, कोई भी ब्लड बैंक जो है ना, वो सारे ब्लड बैंक ब्लड डोनेशन फ्री लेते हैं। मतलब डोनर पे जो है, डोनर से कभी जो है वो कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, चाहे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे कोई फलाही इदारा हो। तो डोनर से कभी भी कोई ब्लड देने के कोई ना पैसे उनसे लेता है, ना कोई उनको पैसे देता है। तो ब्लड डोनेशन टोटली एक वो है। ख़ासतौर पर जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स होते हैं, वो तो समझ लें हमारे लिए एक तरह के बड़े एक ख़ास मेहमान होते हैं, उनका हम बिल्कुल नाज नखरे उठाने के लिए भी राज़ी होते हैं। तो ये सबसे पहले आप किसी भी जा सकते हैं, लेकिन वो आपने बिल्कुल बात सही फरमाई कि ख़वातीन में चूँकि ये तमाम वजूहात की बिना पे, बच्चों की पैदाइश की वजह से और पीरियड्स की वजह से जो है वो इनमें खून की कमी बिल्कुल ज़्यादा ख़वातीन में रहती है, इसी वजह से वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी खातून में इसकी खून की कमी है तो उसको अपनी ये वजह बिल्कुल पता करनी चाहिए कि उसमें खून की कमी क्यों है। आइडली उसको खून की कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो उसकी कोई की वजह होगी। अगर पीरियड्स की वजह से उसको उस पर ब्लड की कमी है तो उसका मतलब है उसको पीरियड एबनॉर्मल आते हैं, तो उसको किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि उसको मुआयना करे कि भाई क्यों पीरियड्स हैवी हैं, और उसका फिर वजह का भी इलाज होता है। फिर वो खून की कमी, आयरन सप्लीमेंट्स, और अगर किसी वजह से तो उसकी ट्रीटमेंट होकर वो ठीक हो सकती है, तो वो बिल्कुल फिर ब्लड डोनेट कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर हसन। थैंक यू सो मच आपका आने का, और सामीन को यकीनन आज ब्लड डोनेशन के बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो हर सेहतमंद इंसान को साल में 2 से 3 दफ़ा खून ज़रूर देना चाहिए। इससे हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज़, थैलेसीमिया के पेशेंट और बहुत सारे ऐसे हादसात
शुरुआती मरीज़ होते हैं जिनको खून की यकीनन ज़रूरत होती है, और हमारे ब्लड बैंक इस वक्त मौजूद हैं जो आपका खून महफूज और उसको तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाते हैं, तो आप ज़रूर खून दीजिए। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको शो पे आके, रेडियो की अफादियत पे कुछ बात करना बिल्कुल। चाहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले मैं बिल्कुल आपकी बात को दोहराना चाहूँगा कि हर सेहतमंद इंसान को बिल्कुल खून देना चाहिए, जाके साल में 2 दफ़ा ना अदा कर दे, 1 दफ़ा दे। और मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहूँगा कि आप कोई ख़ास जगह पे जाके दें, आपको जहाँ आपको लगता है कि जहाँ आपका खून आपको लगता है, ज़्यादातर जगह बल्कि हर जगह तकरीबन आप जहाँ खून देते हैं वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है, किसी न किसी के काम आता है। तो आप जहाँ से मुतमईन हैं, आप जहाँ पे जाके खून देना चाहें, आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाके देना चाहें, किसी फलाही इदारे में जाके देना चाहें, बिल्कुल वहाँ ब्लड दें। और जहाँ तक बात है रेडियो की अफादियत की, बिल्कुल आप देख सकती हैं कॉल में कितने शो में आप पे कितनी कॉलें आई हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं तो अभी तक बिल्कुल रेडियो सुनता हूँ, क्योंकि रेडियो सुनने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो बिल्कुल ही फारिग बैठे हो, आप गाड़ी चलाते हुए रेडियो सुन सकते हैं, आप कोई अपना घर का काम करते हुए रेडियो सुन सकते हैं। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल अफादियत है आज के दौर के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन, बहुत आप बहुत हमारे शो में आए। और सामीन, आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो अपना वक्त निकाल के हमें कॉल करते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए और अपने जिस्म में होने वाली तमाम तब्दीलियों को उस पर मद्देनजर उसको गौर कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने सेहत एक ही दफ़ा दी है और जो हमारे जिस्म के जितने भी आज़ा हैं वो भी एक ही, उनके कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं है कि आप समझें कि ये ख़राब हो गया तो दूसरा मार्केट से जाके लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोविड-19 से बचने के लिए भी हमने बहुत डिटेल में बात की। यकीनन अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, अपने घर वालों से प्यार करते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। और अब तो आप यकीन कीजिए डॉक्टर हसन कि पेंडेमिक को इतनी जल्दी कोई ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर सकता जिस तरह इस पेंडेमिक में वैक्सीन मौजूद हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कोशिश है दुनिया की। तो प्लीज़ वैक्सीन लगाइए, मत सोचिए कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। और सेहतमंद इंसान है तो एक दफ़ा खून का अतिया ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए डॉक्टर्स और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।